हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है जी? ठीक है, ऑन। अब देखो, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। यस, आर्टिकल 16 जिस अवसर की समानता की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 16 दैट इज़ डीलिंग विथ इक्वलिटी, और अवसर की समानता का मतलब है कि हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी इट्स नॉट इक्वलिटी। इसका मतलब है कि सभी को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इक्वल बनने की, तो दैट इज़ नॉट इक्वलिटी ऑफ कंडीशन। हम परिस्थितियों की समानता नहीं लाएंगे, अवसर की समानता लाएंगे, लेकिन कहाँ? राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता होगी। इन्हें अवसर की समानता कहाँ होगी? अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। तो दैट इज अपॉइंटमेंट, यही राज्य के अंतर्गत नियुक्ति रोजगार में समानता होगी। अब देखो, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि नियुक्ति मतलब होता है कि हम सर्विस में एंट्री कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सर्विस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि सर्विस में जाने के बाद प्रमोशन, सैलरी, पेंशन, ये सारे प्रावधान क्या है? ये सारे प्रावधान कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। और अपॉइंटमेंट का मतलब है कि हमें सर्विस में एंट्री कैसे मिलेगी, दैट इज अपॉइंटमेंट। तो दैट इज अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों अधिकार में मिला हुआ है, लेकिन कहाँ? राज्य के अंतर्गत। तो राज्य के अंतर्गत का मतलब है कि ये इक्वलिटी कहाँ है, इसलिए सिविल सर्विसेज में है। दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर। तो आप याद रखो, राज्य के अंतर्गत देर इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। तो राज्य के अंतर्गत का मतलब है कि आप जानते हो कि संघ सरकार की सेवाओं में, द सर्विसेज अंडर यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार की सेवाओं में हमें समानता मिलेगी। राज्य के अंतर्गत कहाँ मिलेगा? राज्य सरकार की सेवा में। यानी सर्विसेज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज अंडर यूनियन गवर्नमेंट। तभी आप देखोगे आईएएस, आईपीएस, ये सब में रिजर्वेशन मिलता है। सब में सब में इक्वलिटी मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी।
तो और उसके अलावा चाहे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, चाहे आप देखोगे एम्स, तो क्योंकि ये भी तो एजेंसीज ऑफ स्टेट है, तो राज्य के अंतर्गत इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी कहाँ पे? अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी इक्वलिटी है, क्योंकि दोस्तों इक्वलिटी सच मानो किसी को हम या तो हम रिसोर्स दे दें। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों कार लोगे या जॉब लोगे, कार भी रिसोर्स है, जॉब भी रिसोर्स है, तो आप कहोगे जॉब लोगे। और गवर्नमेंट जॉब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट कभी निकाल नहीं सकती हमें, यानी एक्सेप्शन अगर हम करप्शन करें, कुछ ऐसा करें, अदरवाइज दैट इज़ बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात यह है कि देयर शैल नॉट बी एनी इक्वालिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। अब जिस समय संविधान बन रहा था उसमें प्राइवेट सेक्टर की बात ही नहीं थी, उस समय प्राइवेट सेक्टर इतने पावरफुल थे नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब ही थी। तो अब ये हुआ कि देयर शैल बी इक्वालिटी इन द एम्प्लॉयमेंट एंड द अपॉइंटमेंट। तब ये हो गया कि इक्वालिटी मिलेगी, सभी को इक्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन अब देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ ये बात थी कि अगर गवर्नमेंट जॉब में एकदम इक्वालिटी दे दिया जाए तो वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंडीशन ऑफ पीपल आर नॉट सेम। और ये बात अलग थी कि अंग्रेज़ों के गवर्नमेंट में इंडियंस को इक्वालिटी नहीं मिलती थी, सारे सर्विसेज तो अंग्रेज़ों के लिए सब थी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो कि ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, सभी को एक समान अवसर दे दिया जाए। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या सभी को समान अवसर दे जाने से ये बात बन जाएगी? जैसे अब देखो, अवसर की समानता का मतलब है कि व्हाट इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता, इसका मतलब है एनीबडी कैन फिल अप द फॉर्म। हमें फॉर्म भरने की आज़ादी है, मैं यूपीएससी का फॉर्म भर सकता हूँ, मैं इसका एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो फिलिंग अप द फॉर्म्स, अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन और सिटिंग इन द कंपटीशन, यही तो अवसर की समानता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर ये अवसर की समानता हो गई, इसका मतलब है इस अवसर की समानता में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसका मतलब है कि किस आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? ओनली, केवल, केवल किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? केवल जाति, धर्म, कास्ट, रिलीजन, रेस, प्रजाति, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, लिंग, सेक्स, ये सारे शब्द आर्टिकल 15 में भी है। इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन ये सारे शब्द तो आर्टिकल 15 में है, इसलिए आप देखो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 16 की बात मैं कर रहा हूँ। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 16 में जाओगे तब आप देखोगे इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन इसमें दो बात और जोड़ दी गई है, 15 के अलावा दो बात और जोड़ी गई है, और वो है किस तरीके से? उद्भव, डिसेंट, दैट इज अ उद्भव, डिसेंट। एंड दूसरी बात जो यहाँ पे जोड़ी गई वह है रेजिडेंस, निवास। तो आर्टिकल 16 में दो टर्म एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं जिनको मेंशन आर्टिकल 15 में नहीं किया गया है। आर्टिकल 15 में भी सारी बातें लिखी गई है, कास्ट, रिलीजन, रेस, और बात है कि आर्टिकल 16 इज ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन एंड नॉट फॉर द एलियंस लाइक आर्टिकल 15। 15 भी सिटीजन के लिए है, नागरिक के लिए, 16 भी नागरिक के लिए है। और आप देखोगे 15 में केवल इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रोका गया है। लेकिन इसमें दो और बात जोड़ दी। उद्भव का मतलब होता है कि व्हाट इज नेशनलिटी ऑफ माई पेरेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स कहाँ पे पैदा हुए, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ माई पेरेंट्स। ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव नहीं होगा कि मान लो राहुल भाई अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते होते, अब तो उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया नहीं क्योंकि तो बॉस है भाई। हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी खुद ही 1000 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसी पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाना तो एग्ज़ाम देने की क्या जरूरत है? एक खास बात है। इसका मतलब है अब मान लो कि राहुल गांधी ने कभी फॉर्म भरा होता यूपीएससी का, तो उनके फॉर्म को इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी माँ इटालियन है, इस आधार पर नहीं। क्योंकि हमारे कोई फॉरेनर है, जैसे कि मार्क टूली, बीबीसी के जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, मार्क टूली ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली,
तो मान लो मार्क टुली कि कोई बच्चे एग्ज़ाम देना चाहें तो आप कहोगे सर वो तो विदेशी आदमी है, इनके फादर तो विदेशी हैं। इस आधार पे हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक सर्विसेज में नहीं होगा। और उसके बाद रेजिडेंस का मतलब वो जानते हो, जहाँ हम रहते हैं। एक हमारा होता है, एक होता है रेजिडेंस। तो जहाँ हम रहते हैं वो रेजिडेंस बदलते रहते हैं, रेजिडेंस बदलते रहते हैं, लेकिन किसी आधार पे, इसलिए अब कहीं हम रहें उसका गवर्नमेंट जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम गवर्नमेंट जॉब से डिबार नहीं करेंगे। तो इस आधार पे हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। कोई फॉर्म भरे लगेगा। अब मान लो कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा है, तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा भाई तुम इस कास्ट के हो, तुमको तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। अब कोई डिफेंस फोर्सेस के एग्ज़ाम दे रहा है, एनडीए के, कोई एनडीए के एग्ज़ाम दे रहा है। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, हमारी कितनी बड़ी बात है। इस आर्टिकल 16 का ही परिणाम है कि हमारे यूपीएससी है, राज्य की स्टेट सर्विसेज है। अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम था, लूट सिस्टम। जब अमेरिकन डेमोक्रेसी का स्टार्ट हुआ तो अमेरिका में तो ऐसा होता था कि जो पार्टी के लोग थे वही पार्टी के फॉलोअर को सारे जॉब दे देते थे, एग्ज़ाम होता ही नहीं था। और आप देखोगे राजा महाराजा के समय भी जो जॉब मिलते थे वो कैसे होते थे, जो राजा महाराजा की लॉयल्टी रखता था उन्हें सारे जॉब दे दिए जाते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, देयर शेल बी इक्वलिटी। इसी इक्वलिटी का देखो इम्पैक्ट है। आप कभी ध्यान देना इस बात को। आपके स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है, हु इज़ द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ योर स्टेट, आपके स्टेट का जो टॉप मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो भी इसी एग्ज़ाम से आया है। वो किसी किसी खानदान का, किसी राजा महाराजा का बच्चा नहीं है। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। और आपका देखो, जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएम के कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भाई सीडीएस जनरल बिपिन रावत आप ही जैसे तो एक सामान्य परिवार से थे, और जनरल बिपिन रावत सीडीएस क्यों बन गए? हमारे यहाँ कोई भी चीफ ऑफ स्टाफ क्यों बन जाता है? क्योंकि सेवाओं में सबके लिए इक्वलिटी है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। इसे दोस्तों हमारे यहाँ तो कोई चाहे पीएम सीएम डीएम बन जाए, यही तो फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है। रेवोल्यूशन से कम नहीं बच्चों। डर सोच के देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। नहीं तो राजा महाराजा के समय क्या होता है, राजा का बेटा राजा, राजा के फैमिली के सब लोग ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे। अमेरिका तक ने सिस्टम अपना रखा है, तो आप समझ सकते हो। बल्कि अमेरिका ने सिस्टम बना रखा था, तो अब अगर ये सिस्टम ना होता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में ना होती, तो क्या होता? चीफ मिनिस्टर अपने सारे रिलेटिव को आईएएस बना देता। अब कोई मिनिस्टर अपने सारे रिलेटिव को ऑफिसर बना देता। अभी भी आप देखो कभी गवर्नर वगैरह का अपॉइंटमेंट ऐसे ही हो जाता है। तो ये हमारे संविधान माताओं ने कहा नहीं, ये नहीं होगा हमारे यहाँ। लेकिन आप कहोगे ठीक है सर, अवसर की समानता अगर होगी, इसका मतलब है इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन मार्क्स का कोई बेस होगा? फिजिकल फिजिकल फिटनेस, एग्जाम्स में नंबर, तो आप याद रखो एग्जाम में नंबर के आधार पे, फिजिकल फिटनेस के आधार पे, इन आधारों पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसीलिए केवल बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली केवल इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी आधार पे तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर ही सकते हैं। बाकी आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए बच्चों में बात देखी गई है कि केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भेदभाव का आधार क्या हो सकता है कि मान लो एग्जाम्स में कोई मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स के आधार पे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। एग्जाम में फिजिकल फिटनेस, शारीरिक वरिष्ठता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। शारीरिक कुशलता के आधार पर, फिजिकल फिटनेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन अब जरा देखो, मान लो हमने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी सर्विसेज में दे दी, यही बात लिखी क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16 एंड क्लॉज 2, यही बात आर्टिकल 16 में लिखी गई है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में बात लिखी गई है। लेकिन अब जरा देखो बच्चों, कहाँ पे एक व्यवहारिक समस्या है कि हमने कह दिया आर्टिकल 16 में, हमने कह दिया, क्योंकि आर्टिकल 16 आपको दिखा दे इधर, तो देखो ये आर्टिकल 16 किस तरीके से, आर्टिकल
दैट इज ये आपका आर्टिकल 16। तो जो अभी मैंने बताया क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 है, तो ये बात आपकी लिखी भी है आर्टिकल 16 में। लेकिन आप जरा देखो आर्टिकल 16 में जो बात लिखी गई है उसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब हमने कह दिया कि देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अवसर की समानता होगी, तो देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता होगी। अब यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है। अब ठीक है अवसर की समानता होगी और आप कहोगे कि अवसर की समानता है तो क्या सबके साथ समानता हो जाएगी। अब जरा सोच के देखो, अगर अवसर की समानता है तो समानता होगी या नहीं होगी कैसे। मान लो कि ए कोई व्यक्ति है जो कि दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। बी कोई व्यक्ति है जो बस्तर में रह रहा है। सी कोई व्यक्ति है जो कि कहीं ट्राइबल एरिया में रह रहा है, किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रह रहा है। तो कोई दिल्ली में है, कोई बस्तर में है, कोई गांव में है। अब सवाल ये है कि लोगों की परिस्थितियां तो एक जैसी नहीं है। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई बस्तर यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जंगलों में है, कोई गांव में है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कोई प्रोफेसर का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, कोई रिक्शा चालक का बच्चा है। आप जरा सोच के देख लो, अब कोई बस चालक का बच्चा है। अब डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम आती है कि अवसर की समानता में दो चैलेंजेस हैं, बिकॉज द कंडीशन ऑफ एवरीवन इज नॉट सेम। भाई कोई पिछड़े क्षेत्र से आ रहा है, कोई सिटी सेंटर हार्ट ऑफ द कैपिटल में बैठा हुआ है। और पहली बात यह है। और दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। अब आप देखोगे कि एक प्रोफेसर का बच्चा है, आपने तो कह दिया कि अवसर की समानता होगी, एक प्रोफेसर का लड़का है। दूसरा उद्योगपति का बच्चा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तीसरा किसान का। चौथा किसी मजदूर का, लेबरर का। अब सवाल है, आपने तो कह दिया कि यहाँ पे सबके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनके लिए बिल्कुल अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सेम सेट ऑफ पेपर होगा, इतने मार्क्स मिल जाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, आपने तो कह दिया। लेकिन सवाल है ये कंडीशंस अनइक्वल है। या देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। अगर हमने कह दिया भाई चलो यूपीएससी एग्ज़ाम सब दे लो, तो सवाल है यूपीएससी के एग्ज़ाम सब लोग देंगे तो बस्तर का आदमी देगा, झारखंड का भी व्यक्ति देगा, ट्राइबल कम्युनिटी का देगा। लेकिन सवाल है वो तो स्कूल गया ही नहीं अच्छे से, कॉलेज नहीं जा पाया। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है, जो रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चला रहा है, जो लेबरर है, जो पीसेंट्स है, अब उनके लिए तो अपने खाने की जद्दोजहद चल रही है। दे आर फेसिंग क्राइसिस ऑफ लाइवलीहुड। अब आप कहोगे भैया हमने तो अवसर की समानता दे दी, देखो यूपीएससी है, फॉर्म भर दो, दिसंबर में फॉर्म आएगा, फिल कर दो, इतनी एलिजिबिलिटी है, बीए पढ़ लिया है। अब सवाल है, न तो हमने उनको पढ़ाई की सुविधा दी, पढ़ाई की सुविधा दे भी दे तो किसी तरीके से 5 क्वेश्चन पढ़ के पास हो गए। अब जरा देखो दोस्तों, जो बच्चे डीयू पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जो दूर दराज गांव किसी छोटे मोटे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें डिफरेंस तो आ गया। इसीलिए हमारे यहाँ एक बार इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के साथ इसीलिए हमें रिजर्वेशन देने की बात पड़ी। इसका मतलब है आर्टिकल 16 में सेवाओं में रिजर्वेशन की बात भी की जाती है। और सेवाओं में रिजर्वेशन की बात क्यों की जाती है, एग्जाम्पल सीधा है, ये एग्जाम्पल है तो बिना रिजर्वेशन के बात बनेगी नहीं। इसका मतलब है इक्वलिटी कब होगी, इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। इफ सर्कमस्टांसेस नॉट इक्वल, हाउ वी कैन ट्रीट पीपल इक्वली, तभी हमने रिजर्वेशन के देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप देखो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16,
और फिर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 जोड़ा गया। तो क्लॉज 3 क्या कह रहा है? क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि मान लो किसी राज्य के द्वारा, किसी राज्य का मतलब है कि अब मान लो अरुणाचल है, अरुणाचल अरुणाचल स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश क्या करेगा? अपने स्थानीय निवासियों को अपने किसी राज्य की सेवा के अंतर्गत रेजिडेंस के आधार पर वरीयता देगा, या कह लो कि डोमिसाइल के आधार पे। इसका मतलब है, जबकि आर्टिकल 16 कह रहा है निवास के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहां निवास के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब सवाल है कि जो अरुणाचल के लोग हैं पिछड़े हैं। अब अगर दिल्ली में रहने वाले लोग मुंबई में रहने वाले तो हिंदुस्तान की सारी नौकरी पर नियंत्रण कर लेंगे, तो क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होगी, रीजनल डिस्पैरिटी होगी, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ पूरी देश कंडीशन एक जैसी नहीं है, पूरी देश कंडीशन एक जैसी नहीं है। अब अभी आप जाओगे, आप सोचो कि एक ही देश एक ही एग्ज़ाम है, अरे भाई तो एक ही एग्ज़ाम है तो कंडीशन तो अलग अलग है। झारखंड की अलग है, उड़ीसा की अलग है, तो उड़ीसा और झारखंड की कंडीशन एक अगर अलग है तो पंजाब और महाराष्ट्र की अलग है। इसीलिए आर्टिकल क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 में कहा गया राज्य के द्वारा उस राज्य के निवासियों को, उस राज्य के रेजिडेंट्स को राज्य के किसी भी सेवा के वर्ग में राज्य के अंतर्गत नियुक्ति रोजगार में, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में किसी भी सेवा और किसी वर्ग के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यानी उनकी रोजगार और नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। रोजगार और नियुक्ति में उनको प्राथमिकता हम देंगे, तो राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये लॉ कौन बनाएगा? संसद। लेकिन ये विधि कौन बनाएगी? संसद, राज्य नहीं। और आप देखोगे दोस्तों, इसीलिए एक जमाना था महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी आई, शिवसेना ने नारा लगाया था लुंगी भगाओ पुंगी बचाओ। शिवसेना कहना ये था कि दक्षिण भारत के लोग आते हैं, महाराष्ट्र की सारी नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए अब देखो हिमाचल में अगर कोई दूसरे स्टेट का लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हिमाचल की गवर्नमेंट हमेशा अपने स्टेट के लोगों को प्रेफर करती है, क्योंकि हिमाचल के ट्राइबल एरिया में, उत्तराखंड के ट्राइबल एरिया में ज़्यादा बैकवर्डनेस है। इसलिए कुछ जगहों पे हमने समानता को डिनाई किया है, और इसलिए दोस्तों कुछ जगहों पे हमने समानता का एक्सेप्शन बनाया है। और एक खास बात है, अगर हमने समानता का एक्सेप्शन कुछ जगहों पे बनाया है, इसका मतलब है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी may not be applied in the all conditions। और इसी को कहते हैं भूमिपुत्र का आंदोलन, सन्स ऑफ द सोइल। अरे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का बच्चा है, छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, पहले छत्तीसगढ़ की नौकरी पर उसका अधिकार है। आप कहोगे सर ऐसे सब लोग करना शुरू कर दें फिर तो पूरे भारत में कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब जो कोई पिछड़ा आदमी है उसको भी अब सरकार में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे सरकार लोगों के लिए तमाम स्कीम लाती है। अब जो तमाम स्कीम लाएंगी तो उससे फ़ायदा हम लोगों को होगा, तो समाज के हर सेक्शन के लोग सेवा में होंगे, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटायर कम्युनिटी। इसे सच मानो, सिविल सेवा में केवल अमीर ही अमीर लोग होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं होगा, क्योंकि वो सरकमस्टांसेस नहीं जानते कि गरीबों की कंडीशन क्या है। सरकमस्टांसेस तो जानते नहीं। दैट इज पॉइंट। आर्टिकल क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 में ये बात की गई है, जिसे कहते हैं क्षेत्रवाद का आधार रखा गया है कि राज्य के अंतर्गत राज्य के निवासियों को उनकी सेवा में विशेष वरीयता दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधि कौन बनाएगी? पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन द एनी क्लास ऑफ सर्विसेज इन दैट स्टेट। लेकिन वो राज्य के अंतर्गत रहेंगे। वैसे तो कई बार आपने कहा हरियाणा ने क्या कर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर में भी कह दिया था कि जो कुछ छोटे मोटे जॉब हैं वो हरियाणा के लोगों को ही मिलेंगे, वो बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जॉब कौन से थे? बिल्कुल मैनुअल जॉब थे,
वर्कर्स वाले जॉब थे, तो कई बार ऐसा स्टेट व्यवहारिक रूप में भी करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करता। उससे बड़ा मुद्दा था क्या था? उससे बड़ा मुद्दा क्या था, जरा इधर आप देखिए कि हमने सर्विसेज में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कर दी, लेकिन उसके साथ हमने क्या प्रावधान किया है? रिजर्वेशन, आरक्षण। इसी बात पर बड़ा डिबेट है, रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन क्या है बच्चों? रिजर्वेशन का मतलब है, हमने फिर कह दिया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को करेक्ट करने का एक तरीका है। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये इक्वलिटी लाने का एक मीडियम है। इसे ध्यान से सुनने की बात है। यू कैन क्रिटिसाइज मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन के दुरुपयोग की आलोचना कर सकती हैं, रिजर्वेशन की नहीं, बिकॉज रिजर्वेशन इज देयर फॉर मेंटेनिंग इक्वलिटी। अरे भाई, संविधान का फाउंडेशन क्या है? इक्वलिटी। अब रिजर्वेशन क्या है? अब मान लो समाज में, गांव में 100 लोग हैं, कोई जॉब है, और गांव के 100 लोगों के बजाय एक ही परिवार के सारे लोग जॉब ले ले, दैट इज इनइक्वालिटी, दैट इज अनजस्टिस। तो आप देखोगे इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन इज अ टूल फॉर मेंटेनिंग इक्वालिटी। ये समानता का तरीका है, न्याय स्थापित करने का तरीका है, ये रिजर्वेशन है। अब सवाल है फिर इस पे इतना डिस्प्यूट क्यों है? Then you can ask the question that why we are raising question about reservation। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है? इसको हम कई तरीके से रिजर्वेशन को बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है? ये इक्वलिटी, समानता लाने का तरीका है। समानता क्यों लाना चाहिए? क्योंकि कंडीशंस इक्वल नहीं है, क्योंकि कंडीशंस इक्वल नहीं है। तो अच्छा, ठीक है। अब देखोगे कंडीशंस इक्वल नहीं है, इसलिए अब बताओ एग्जाम होगा तो हमें ये चाहिए कि नहीं कि मजदूर का बच्चा भी एग्जाम में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन दे देंगे। अब अगर हम सोचेंगे कि नहीं भाई प्रोफेसर, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि मजदूर का बच्चा अगर 10 मार्क्स पाता है तो भी उससे हम सेलेक्ट कर लेंगे, किसान का बच्चा 10 मार्क्स पाएगा तो भी सिलेक्ट कर लेंगे, उद्योगपति के बच्चे को हम 20 मार्क्स पे सिलेक्ट करेंगे, और प्रोफेसर के बच्चे को 25 मार्क्स पे सिलेक्ट करेंगे। यही तो रिजर्वेशन है। इसका मतलब है कुछ कुछ सीट हम सबके लिए रिजर्व कर देंगे। अब आप, और इसलिए क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये भेदभाव कर रहे हो समानता। तो बच्चों मैंने पहले बता दिया है कि समानता में भेदभाव होगा, बस शर्ते तार्किक होना चाहिए पहला। आप देख लो बच्चों, रिजर्वेशन ये तरीका नहीं है कि अगर अपर क्लास ने पहले लोअर क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था तो अब लोअर क्लास उसका रिवेंज लेगा, दैट इज नॉट रिजर्वेशन। लोअर क्लास उसका रिवेंज नहीं लेगा, बट इसका रिजर्वेशन का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को एक मिनिमम फैसिलिटी देना, हर व्यक्ति को मिनिस्ट्री में ला देना। ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी नहीं है। इसलिए रिजर्वेशन को उल्टा भेदभाव भी कहा जाता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है रिवर्स। अब देखो उल्टा, उल्टा का मतलब है कि पावरफुल लोगों के साथ किया जा रहा है, इसलिए उल्टा है। रिजर्वेशन को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। तो आप देखोगे रिजर्वेशन कई नाम है। रिजर्वेशन को क्या कहा जाता है? ये समानता लाने का तरीका है, सोशल जस्टिस लाने के तरीके हैं। तो रिजर्वेशन को कई नाम से बोलते हैं। पहला, उल्टा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। पानी, उल्टा भेदभाव। हाँ, उल्टा भेदभाव। ये रिवर्स उल्टा किसके साथ है? क्योंकि सीधा भेदभाव कैसा होता है? सीधा भेदभाव कैसे होता है? जब अपर क्लास लोअर क्लास के साथ भेदभाव करे, तो हमेशा ऐसा रहा है। अभी उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये भेदभाव उच्च वर्ग के साथ किया जा रहा है, अमीरों के साथ किया जा रहा है, उच्च वर्ग के साथ, अपर क्लास के साथ किया जा रहा है, इसलिए उल्टा है। दूसरा,
ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये संरक्षणात्मक भेदभाव क्यों है? ये प्रोटेक्टिव क्यों है? आप जानते हो प्रोटेक्शन की आवश्यकता, जो समाज का वंचित हो, गरीब होगा, वही तो प्रोटेक्टेड होगा। बच्चे, गरीब। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। संरक्षणात्मक भेदभाव एक ही बात है। किसका प्रोटेक्शन हो रहा है? विमेंस का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, इनका प्रोटेक्शन हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप में भेदभाव तो हो ही रहा है। ये भेदभाव संरक्षण के लिए है, भेदभाव किसी को गरीब बनाने के लिए नहीं है। खास ध्यान रखने की बात है। इसे रिजर्वेशन कहो, और कई बार इसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक क्रिया। कई बार इसे अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक क्रिया भी कहा जाता है। कई बार इसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक क्रिया। तो सकारात्मक का मतलब है जहां हम लोगों को कुछ दें। जैसे देखो, पुलिस काम नकारात्मक है। पुलिस को हम कभी भी बर्थडे की पार्टी में नहीं बुलाते। अच्छा, सम पीपल आर आस्किंग अबाउट इंग्लिश पीडीएफ। माय डियर फ्रेंड, आई विल अगेन इंश्योर यू विल गेट पीडीएफ वेरी सून। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, एक बार मैं फिर कंफर्म कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट पीडीएफ, यू विल गेट इट वेरी सून। तो अभी आप देखोगे, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है एक होता है निगेटिव, एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब पुलिस काम नकारात्मक है। वी नेवर इनवाइट पुलिस इन आवर बर्थडे पार्टी। पुलिस कब इनवाइट करते? जब मोबाइल गुम हो गया। देयरफॉर द टास्क ऑफ पुलिस इज नेगेटिव। पुलिस कुछ हमें देती नहीं, जो हमारे पास है उसको छीनने से रोकती है। तो सवाल है, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या छीनने से रोकेगी? लेकिन अफर्मेटिव है, सकारात्मक का मतलब हम जॉब दे रहे हैं लोगों को। प्रोवाइडिंग जॉब इज एन अफर्मेटिव एक्शन। इसलिए आप रिजर्वेशन कहो, अफर्मेटिव एक्शन कहो, एक ही बात है। उल्टा भेदभाव कहो। और दोस्तों, सच मानो, सच मानो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस। इसीलिए ये सामाजिक न्याय का उपकरण है। जरा सोच के देखो, हमारे संविधान निर्माताओं को गरीब की बहुत चिंता थी। वो सबको मिनिस्ट्री में लाना चाहते थे। दैट इज पर्पज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल, इट वॉज नॉट ओनली लीगल डॉक्यूमेंट, ये केवल वैधानिक दस्तावेज थोड़ी था जिससे देश चलता रहे। अब जरा देखो, अब सवाल ये बेसिक सी बात हो गई, तो अब हम रिजर्वेशन पर आ जाए। क्या डिस्प्यूट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब बिहार का आपने एक न्यूज़ देखा होगा, और इशूज एक ही हैं। इसका मतलब है, अब जरा देखा जाए कि आरक्षण पर डिबेट क्यों है। आरक्षण का सीधा मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोगों को प्रेफरेंस देने जा रहे हैं, और दो तरीके से प्रेफरेंस देंगे। मतलब एक तो हम सीट उनकी रिजर्व कर देंगे, यानी उसमें ओपन कंपटीशन नहीं होगा, ओपन कंपटीशन नहीं होगा। और दूसरी बात, सीट रिजर्व भी कर देंगे, और ये भी ध्यान रखने की है, उनके मार्क्स भी कम करेंगे, तभी तो बात बनेगी। अब जरा इसी बात को हम समझें कि आखिर में रिजर्वेशन क्या है। और बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिस्प्यूट इज अ पॉलिटिकल। हमें क्या होता है एग्जाम में लिखने के लिए, समझने के लिए दो चार चार पॉइंट्स चाहिए, बाकी डिस्प्यूट चलता रहेगा। वी आर नॉट सपोज टू कंसंट्रेट ओवर द कमेंट ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स। तो पॉलिटिकल मास्टर बयानबाजी करते रहे, ये होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। हमें काम के 3-4 पॉइंट्स में मिल जाने चाहिए, बस यही हमारा पर्पस होता है। तो अब जरा देखो, अब रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन की डिमांड क्यों की जाती है, रिजर्वेशन का पर्पस पहले देख लो, फिर प्रैक्टिकल देखो, डिस्प्यूट देखे। व्हाट इज पर्पस ऑफ रिजर्वेशन? वो उद्देश्य क्या है? भाई कोई काम करते हैं तो पर्पस तो लाते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस? आप कभी इस बात को बोल नहीं सकते। इंश्योर इक्वलिटी, समानता। आर्टिकल 16 इक्वलिटी का पार्ट है। व्हाट इज द पर्पस? न्याय, जस्टिस। दैट इज पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? कि एक तरीके के, जैसे गांधी बाबा करते थे। गांधी बाबा इसलिए कहते थे दोस्तों, समाज को अच्छा देखना हो तो ये मत देखो समाज में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है,
समाज को अच्छा देखना हो तो ये देखो समाज के जो सबसे गरीब आदमी है उसका घर कितना अच्छा है। दैट इज सोशल जस्टिस। अब देखो देखो जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब गांव में एक आदमी के पास 6 बफलो है और दूसरे आदमी के पास एक गोट भी नहीं है, बकरी भी नहीं है, दैट इज नॉट ए जस्टिस। अरे भाई किसी के पास 6 बफलो है तो किसी के पास एक तो होनी चाहिए। इसलिए गांव कोई प्रॉस्पेरस होगा, सोसाइटी कोई प्रॉस्पेरस होगी इस बेस पे नहीं कि हम गांव में गए एक आदमी के पास 10 व्हीकल्स है, बाकी लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। अगर इस गांव में हम गए जहाँ पे सबसे अमीर व्यक्ति के पास एक कार है लेकिन बाकी सबके पास कहीं ना कहीं बाइक है, अच्छी बाइक है, उससे छोटी कार है, दैट इज मोर जस्ट सोसाइटी। यही गांधी बाबा कहते थे। इसे दोस्तों रिजर्वेशन हम क्यों दे रहे हैं? सभी को शेयर दे रहे हैं, सभी को हम हिस्सा दे रहे हैं। किसमें? संसाधनों में हिस्सा। वी आर गिविंग इक्वलिटी इन द सोशल रिसोर्सेस। संसाधनों में हम सभी को हिस्सा दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। यही तो है। इट मीन्स व्हाट इज द पर्पस? एंश्योर इक्वलिटी। तो आप देखो इसलिए बच्चों आरक्षण की आलोचना कभी मत करो, क्योंकि बीइंग अ रेशनल पर्सन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमें तो सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए। हमें तो सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए। और मान लो कि, क्योंकि याद रखो जब समाज गरीब होता है, जब समाज में इनइक्वालिटी होती है, तभी समाज में क्राइम होता है। अगर हम सबको हिस्सा नहीं देंगे तो आप याद रखो सोसाइटी विल बी रेस्टलेस। आप केवल पुलिस स्टेशन से समाज में समस्या नहीं रोक सकते। दैट इज द पर्पस। अब अगर पर्पस है तो सवाल है इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो किसको दिया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिया किसको जाए। अब किसको दिया जाए? अब ये आइडेंटिफाई किया गया तो आप इसलिए देखोगे आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ 16 में कहा गया है किसको दिया जाए? पिछड़े वर्ग को। और क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। इसमें आप देखो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब बैकवर्ड में कौन आ गया? पहले तो SC ST आ गए। तो हमारे यहाँ SC ST को रिजर्वेशन दे दिया गया। और रिजर्वेशन का मतलब यूनियन गवर्नमेंट में हमारे रिजर्वेशन 2 किस्म का मिलता है, एक यूनियन में एक स्टेट में। तो जॉब तो दोनों जगह है, जॉब तो दोनों जगह है। इसीलिए इसमें लिखा गया कि रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी और एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब बैकवर्ड में क्या? SC ST को रिजर्वेशन कितना है? 22.5%। और व्हेन आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस्ड इन 1950, संविधान लागू हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो हमने SC ST को रिजर्वेशन दे दिया यूनियन गवर्नमेंट की सर्विसेज में। और अब देखो कि उस पर बहुत डिस्प्यूट हुआ नहीं, कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ, क्योंकि द पीपल बिलोंग टू SC ST, जो SC ST के लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, हिस्टोरिकली डिप्राइव थे, तो अब उनको रिजर्वेशन मिल गया, बात आगे बढ़ गई। लेकिन रिजर्वेशन पे डिस्प्यूट बढ़ा इन 1990। तो जब फर्स्ट टाइम इन यूनियन गवर्नमेंट, हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य में तो कई बार 77 के आसपास भी OBC को रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम BP सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया? 27% रिजर्वेशन पहली बार OBC को दिया। अब इसका मतलब है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 कह रहा है एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब इसका मतलब है कि बैकवर्ड में दोनों आएंगे, SC ST भी आएंगे, OBC भी आएंगे। OBC को रिजर्वेशन दे दिया 27%। और आर्टिकल आपको देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल देखना हो तो क्लॉज 16(4) ये बात है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन
अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के किन्हीं भी पिछड़े वर्ग, ये है नागरिकों के नहीं पिछड़े वर्ग, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ये बात इधर आप देख लो हिंदी में, या एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। जबकि आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। लेकिन ये भी है कि इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। तो आप देखो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में SC/ST की बात नहीं लिखी गई है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का यूज़ भी नहीं किया गया है। लेकिन ये हम मान के चलेंगे कि जब भी बैकवर्ड क्लास की बात आती है तो उसमें SC/ST भी होगा और OBC भी होगा। अब देखो डिस्प्यूट पूरा दोस्तों हुआ 1990 में जब, और आपको कहानी बता दे, क्योंकि आप देखोगे बिना पॉलिटिक्स के आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ सकते। और ज़रा पॉलिटिक्स आप देख लो दोस्तों, पॉलिटिक्स का मतलब BJP, कांग्रेस, बहन जी, और बड़ी पॉलिटिक्स हुई। आप जानते हो भारत में कांग्रेस का शासन, भारत में कांग्रेस का शासन 1950 से लेकर 1989 तक रहा, विथ ब्रीफ एक्सेप्शन ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट का थोड़ा उसमें रोल आया था 2-2.5 साल में, अदरवाइज कांग्रेस वॉज रूलिंग ओवर सेंटर। अब विपक्षी दलों को बड़ी आफत होती थी, विपक्षी दलों का भैया ये देखो यही सब शासन में रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी। इसलिए आप याद रखना, जैसे आजकल आप देखोगे चुनाव आ रहा है, नीतीश बाबू को याद आ गया कि 15% रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए, ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में वही हुआ। प्रॉब्लम तब आई जब रिजर्वेशन बिकेम अ टूल फॉर वोट बैंक। देखो रिजर्वेशन का पर्पज क्या था, न्याय, समानता। और अभी आप देखोगे बीजेपी ने क्या किया, चुनाव आने वाला है, विमेंस को रिजर्वेशन दे दिया, ऑल्दो इट इज इन पार्लियामेंट, लेकिन भाई रिजर्वेशन तो दिया ही ना। तो बीजेपी वही काम कर रही है, नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। इसका मतलब है अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि रिजर्वेशन बिकेम द टूल ऑफ पॉलिटिक्स। अब भाई रिजर्वेशन वोट बैंक का मुद्दा बनेगा, डिस्प्यूट होगा। बट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस और समानता। अब यही लफड़ा हो जाता है। और दोस्तों ये तो कहानी बड़ी पुरानी है, और हकीकत की बात है कि BP सिंह पहले तो कांग्रेस में ही थे, बाद में, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो वित्त मंत्री थे। और बाद में कैसा मामला आया कि वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दिया, और जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया तो जनता पार्टी बना लिया, जनता दल, और जनता दल बना लिया। और उसके बाद ये आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पर, राजीव गांधी के ऊपर, कि राजीव गांधी ने इटली से बोफोर्स कैनन खरीदी, तोप खरीदी, और उस बोफोर्स कैनन में, तोप में राजीव गांधी ने घोटाला खाया। अभी डिस्प्यूट का विषय बन गया। दोस्तों किसने घोटाला लिया, किसने लिया, कब लिया, आज तक ही डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स में क्या होता है, बस आरोप लगा दो, एलिगेशन लगा दो, और जनता इमोशनल होती है। जब तक ये समझेंगे, जब तक इंक्वायरी होगी, समझेंगे, तब तक तो काम हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। अब हो गया, और संयोग की बात है कांग्रेस पार्टी चुनाव हार भी गई, BP सिंह PM बन गए। अब जरा सोचो, कांग्रेस पार्टी से निकल गए, 10 महीने के भीतर वो PM बन गए। और जब PM बन गए तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा उपाय करें, यदि BP सिंह गवर्नमेंट पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब BP सिंह ने सोचा कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि हम हमेशा के लिए PM बन जाए। और इसलिए अब देखोगे दोस्तों, जिसको भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, बीजेपी सोच रही कि OBC हमारे साथ आ जाए, तो BP सिंह ने सोचा कि OBC हमारे साथ आ जाए, और BP सिंह ने कहा कि अब हम रिजर्वेशन देंगे। और BP सिंह गवर्नमेंट ने पहली बार रिजर्वेशन दिया। इस रिजर्वेशन का इतना ड्रामेटिक सीक्वेंस था। क्यों? क्योंकि BP सिंह PM बने तो हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल डेप्यूटी PM बन गए। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, डेप्यूटी PM है, उप प्रधानमंत्री का पद हमारे यहाँ न संविधान में है, न लॉ में है। और उनसे तो कहा गया कि ताऊ जी, चौधरी देवीलाल को ताऊ जी कहा जाता है, ताऊ जी आप ऐसा है कि आप ओथ एंड अफर्मेशन ले लो, मंत्री के रूप में आप नेम प्लेट टांग लेना, डेप्यूटी PM, उप प्रधानमंत्री प्लेट टांग लेना। उन्होंने कहा ना ना ना, मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में ओथ एंड अफर्मेशन लूंगा। ये भी हिस्टोरिकल था। और उप प्रधानमंत्री बन गए।
अब हरियाणा में उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन गए, देवीलाल उप प्रधानमंत्री और बीपी सिंह प्रधानमंत्री। तब तक बीच में हुआ जब प्रधानमंत्री बन गए, अब ये हुआ भाई बोफोर्स घोटाला कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बीपी सिंह ने कहा चिंता मत करो, जांच हो जाएगी। उधर ये हो रहा था, तब तक हरियाणा में देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर करप्शन के बहुत सीरियस चार्ज लगे, और लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला तो करप्शन है। ये बताओ भाई बीपी सिंह, आप इनके आपके पार्टी में देवीलाल हैं, आप करप्शन के खिलाफ बात करते हो, आपकी पार्टी में लोग खुद ही करप्ट है। तो बीपी सिंह ने कहा कि भाई देखो, बीपी सिंह देवीलाल से कहा, कैसा देवीलाल जी, आप हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला को हटाओ। और इस बात पे देवीलाल गुस्से में आ गए। देवीलाल ने कहा बीपी सिंह कैसी बात कर रहे हो, मैं हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला को कैसे हटाऊंगा। अरे बीपी सिंह ने कहा उनके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं। बी और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल ने ये तक कह दिया बीपी सिंह, उनका बीपी सिंह आपके ऊपर भी करप्शन के चार्ज हैं। बीपी सिंह बस वो तो हैरान रह गए। बीपी सिंह ने कहा ओ माय गॉड, कैसे आप ये कह सकते हो, हमारे ऊपर करप्शन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ, जब राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला खाया था, आधा तुमने रिश्वत तुमने ली थी। अरे वो तो मैं बताना भूल गया। अब देखो, और देवीलाल ने कहा कि मैं रामलीला मैदान में जाऊंगा, दिल्ली का रामलीला मैदान, और इसलिए मैं जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि तुमने बोफोर्स घोटाला खाया। और दोस्तों उसके बाद तो बीपी सिंह ने आनंद फार्म में 10% रिजर्वेशन दे दिया। और ये रिजर्वेशन जो दिया, क्योंकि ये माना जा चुका था कि जो मंडल कमीशन और बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल कमीशन का गठन प्रेसिडेंट ने किया था 78 में, कि मंडल कमीशन बताए कि ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिलेगा। तो बीपी सिंह ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये रिकमेंडेशन 78 में आई थी और अब रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। इसीलिए अब आप देखो, इसका मतलब है बीपी सिंह ने एक शुरुआत की और रिजर्वेशन बिकेम अ पॉलिटिकल टूल, और वो आज तक चल रहा है। बिहार में देख लो, कहीं भी देख लो, वो तो रिजर्वेशन चल ही रहा है। अब आप जरा देखो, अब उसमें क्या हुआ। अब जैसे रिजर्वेशन चल रहा था उसमें फिर बीपी सिंह तो प्रधानमंत्री से हट गए, जल्दी हट गए। उसके बाद फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, 1991 नरसिंह राव, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, नरसिंह राव पीएम बन गए। नरसिंह राव ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% रिजर्वेशन दे देते हैं। अब रिजर्वेशन के खिलाफ कौन बोलेगा दोस्तों, जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलेगा वो इलेक्शन हारेगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारना नहीं चाहती। इसीलिए अब सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, उनका हम भी दे दें, उनका हम भी दे दें। अब रिजर्वेशन का कुल जो मात्रा हो गई यूनियन गवर्नमेंट की सर्विसेज में, राज्यों में तो अलग सिलसिला था, क्योंकि हमारे यहाँ सेवाएं दो है, सर्विसेज दो है, राज्य की है और संघ की है, सेंट्रल है। तो अब राज्य अलग दे देता है, संघ अलग दे देता है, सब लोग रिजर्वेशन कंपटीशन में आ गए। उसके बाद हुआ क्या, अब सवाल है कि जब रिजर्वेशन दिया गया तो आप जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है, हम सरकार किसी डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इसलिए रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आप देखो। उसके बाद फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कौन कौन से हैं, फिर एक एक कौन बता देंगे। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखो उच्चतम न्यायालय क्या कहा, उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है कि पॉलिटिक्स लॉ के दायरे में चलनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर दें, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे लगाम लगा के रखती है। नहीं तो हमारे तो पॉलिटिशियन कई बार बेलगाम घोड़े हो जाते हैं। इन बेलगाम घोड़ों को लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत फेमस डिसीजन कौन से हैं रिजर्वेशन के बारे में, उसमें है पहला इंदिरा साहनी केस, जो मंडलवाद के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। अब देखो किसी भी केस के दो नाम होते हैं, एक जो पॉपुलर है, दूसरा जो मीडिया ने दिया। तो जो
एक 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 मीडिया जो पॉपुलर नाम है, और दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया नाम है। सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया नाम है इंदिरा साहनी केस। मीडिया और पॉपुलर नाम क्या है? मंडल केस। तो ये बहुत हिस्टोरिकल केस था, इसमें थे अपने आप में लैंडमार्क केस था इंदिरा साहनी केस। तो पहला इंदिरा साहनी केस है, उसके बाद एक अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर केस आए जैसे कि पी इनामदार केस। इसमें सबसे फेमस है इंदिरा साहनी केस, पी इनामदार वाद। उसके बाद आया नागराजन वाद। ये बहुत लैंडमार्क केसेस हैं, केसेस तो हर साल कोई न कोई आते रहते हैं। नागराजन केस, these are the landmark case related to reservation। तो आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बस ये 2005 में आया, ये 2006 में आया, ये 1992 में आया। अब जब गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी तो सुप्रीम कोर्ट को तो आना ही पड़ता है, because Supreme Court is responsible for protecting the Constitution. Supreme Court is responsible for the protecting the fundamental rights। तो सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। अब इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन में क्या कहा गया और उसके बाद मामला क्या बना, अब जरा देखो। व्हाट इज अ डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी यार इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया? अब जानते हो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इशू आता है उसके सामने तमाम इश्यूज होते हैं। इंदिरा साहनी केस में लैंडमार्क केस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा गया? पहली बात इंदिरा साहनी केस में कह दी गई कि 27% रिजर्वेशन, जो 27% रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। 27% रिजर्वेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अ लैंडमार्क। अब देखोगे ये बहुत बड़ा डिसीजन था, यानी आरक्षण संवैधानिक है। तो जो 27% आरक्षण दिया गया है वो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग हैं वही पिछड़ी जातियां हैं। हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लास इज इक्वल टू बैकवर्ड कास्ट। हमारे यहाँ जो पिछड़े वर्ग है वही पिछड़ी जाती है। विच इज अ बैकवर्ड क्लास, दैट इज बैकवर्ड कास्ट। जो हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लास है वही क्या है? बैकवर्ड कास्ट है। बैकवर्ड क्लास इज इक्वल टू बैकवर्ड कास्ट। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि 27% रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमारे यहाँ पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक है। बैकवर्डनेस इज इसेंशियली, जो हमारे यहाँ पिछड़ापन है, दैट इज मेनली सोशल एंड एडुकेशनल बैकवर्डनेस। वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। इट्स नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। वो आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैकवर्डनेस मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, इट इज नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इसका मतलब है कि जो नरसिंह राव गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया था वो रद्द हो गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इन केस ऑफ इंडिया बैकवर्डनेस का मतलब है सोशल एजुकेशनल, क्योंकि ये बात क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में लिखी गई है। और क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में जो बैकवर्ड शब्द का यूज हुआ है दैट इज सोशल एंड एजुकेशनल बोथ। आर्थिक पिछड़ापन नहीं। लेकिन अब देखो दोस्तों, आज कंडीशन बदल गई। आज वाली कंडीशन अलग होगी, क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी जोड़ दिया गया है। क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 16 अभी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है,
लेकिन इंदिरा साहनी केस के समय, और देखो बीपी सिंह ने क्या किया, या नरसिंह राव गवर्नमेंट ने, नरसिंह राव गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दे दिया बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, तो रद्द हो गया। जबकि जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया, दैट इज अ विथ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बीजेपी ने क्या किया, संविधान संशोधन के द्वारा रिजर्वेशन दिया, इससे वो काम कर गया। तो आज कंडीशन थोड़ी बदल गई, लेकिन 1992 में कंडीशन यही थी। और दोस्तों 1992 दैट वाज रियली चेंजिंग फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 90 के बाद तो आप देखोगे कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था, कोलिशन गवर्नमेंट आ रही थी। 90 के बाद तो इंडियन पॉलिटिक्स में देयर वाज ह्यूज चेंज, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का फेज आ रहा था। और उसी समय सलमान खान जैसे नए फिल्म एक्टर फिल्मी दुनिया में आ रहे थे। तो आफ्टर 90 इट वाज रियली ह्यूज चेंज। अब देखो 92 ईयर था जिसमें मूवी आई थी मैंने प्यार किया, देयर इज अ ब्लॉकबस्टर हिट। तो आफ्टर 90 इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज दैट वाज टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सोसाइटी। तो बहुत सारे चेंजेस थे। अब ये उस समय तो, इसलिए उस समय आर्थिक पिछड़ेपन की बात थी ही नहीं, उस समय तो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन की बात थी। तो इसका मतलब ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज थोड़ी कंडीशन बदल गई है, तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जरा देखिए दोस्तों, अब दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट शुड बी अपर लिमिटेशन ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में लिखा गया है रिजर्वेशन मस्ट बी एडेक्वेट, पर्याप्त होना चाहिए। अब पर्याप्त मतलब कितना, 50%, पर्याप्त मतलब कितना, 65%। आज तो इसी बात पर डिस्प्यूट है। तो ये बात इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही, व्हाट शुड बी अपर लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, उच्चतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, यानी कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50%। यह रिजर्वेशन की मात्रा 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखने की है, अगर रिजर्वेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। और ये बात हमें ध्यान में रखने की है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द फ्री और इक्वालिटी और रिजर्वेशन। तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना है कि अवसर की समानता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन से। अवसर की समानता के नीचे रिजर्वेशन आता है, और यहाँ पे तो मामला उल्टा हो गया, यहाँ पे तो रिजर्वेशन को ही हमने प्राथमिक बना दिया। अगर जरा मान लो, देखो जरा सोच के देख लो, अगर हमने कह दिया भाई 75% रिजर्वेशन हो गया, तो सच मानो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का वॉयलेशन है। भाई 25% ओपन सीट है, अब उसमें क्या कंपटीशन होगा। इसका मतलब है फिर तो ऐसा लग रहा है कि रिजर्वेशन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, दूसरे से रिवेंज लेने के लिए है। तो दोस्तों का दूसरे से रिवेंज लेने के लिए रिजर्वेशन है, तो दैट वाज नॉट स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे यहाँ संविधान में इसलिए बात कही भी गई है कि दोस्तों टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट। अब आप कहोगे एक व्यक्ति ने आग फोड़ा, हम उसका भी आग फोड़ देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसे ये जस्टिस नहीं है, रिवेंज है। रिवेंज और जस्टिस में फ़र्क होता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अपर लिमिट ऑफ रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 50%, उसका रीज़न था। क्यों ऐसा है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी वायलेटेड, पहली बात। और दूसरी बात, अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा ये है कि आर्टिकल 335, कभी आप देखना आर्टिकल 335, और देखो कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 330, हमारे तो SC ST के बहुत सारे आर्टिकल 330 में द रिजर्वेशन फॉर SC कम्युनिटी इन द लोकसभा। आर्टिकल 335 में क्या लिखा गया है कि देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल 335
कि रिजर्वेशन, जो अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन दिया जाएगा और वो सर्विसेज में होगा, वो रिजर्वेशन, ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि सेवाओं की कुशलता प्रभावित न हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रिजर्वेशन विच इज अवेलेबल, a reservation which is provided should not go against the efficiency of services। वो सेवाओं कुशलता खिलाफ नहीं होनी चाहिए, तभी तो रिजर्वेशन का मामला बनेगा। रिजर्वेशन आप दीजिए, वो सेवाओं की कुशलता खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है रिजर्वेशन में वंचित लोगों को उठाइए। लेकिन दोस्तों, इसका ये तो मतलब थोड़ी है कि जो प्रतिभाशाली आदमी है, कुशल आदमी है, उसको डांट के बैठा दीजिए। तब समाज में फिर अनरेस्ट होगा। समाज में न तो हमें इफिशिएंट आदमी को पीछे करना है, न गरीब आदमी को, दोनों को साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास। क्योंकि दोस्तों, अगर बहुत प्रतिभाशाली आदमी है, उसके साथ भेदभाव हुआ तो समाज में फिर वो अलग अलग समस्या पैदा कर देगा। और बहुत गरीब आदमी है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो समाज फिर से प्रॉब्लम में आएगा। इसीलिए अब देखो, किसी भी तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इधर अगेंस्ट द इफी। हम कई बार ये सोचते हैं कि ना अमीरों के साथ भेदभाव कर दो। दोस्तों नहीं, किसी भी के साथ भेदभाव करेंगे तो अल्टीमेटली उस समाज के लिए वो हानिकारक होता है। इसलिए हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां अमीरों का भी हम ध्यान रखें, गरीबों का ध्यान रखें। और दोस्तों, क्यों करते हैं? अरे अक्षय कुमार नहीं रहेंगे, सलमान खान नहीं रहेगा, या कोई अमिताभ बच्चन नहीं रहेंगे तो भाई टैक्स कौन देगा? यही लोग दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, वही तुम गरीबों में बांटते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे अंबानी के खिलाफ, हमारे तो फैशन बन गया, जब देखो तब ये लोग सोचते हैं कि हम इनको विरोध कर रहे हैं, बहुत समाजवादी हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए आर्टिकल 335 में बात लिखी गई है कि आरक्षण देते समय सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी व्हाइल प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, द इफिशियंसी ऑफ सर्विसेज शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड। ये बात लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। लेकिन आप देखोगे जब से EWS का रिजर्वेशन आया तब से 60% हो गया। अब महाराष्ट्र कह रहा है कि 80% होगा, बिहार कह रहा है 75% होगा, तमिलनाडु में पहले 79% है। अब बड़ा डिस्प्यूट हो जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक तरीके का फिर जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही? ये सारे इंदिरा सहनी के मामले थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली बातें कह दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैकवर्ड क्लास जो है, जो बैकवर्ड कास्ट है, जो पिछड़ी जाति है, जो पिछड़ी जाति है वही पिछड़ा वर्ग है। विच इज अ बैकवर्ड कास्ट दैट इज बैकवर्ड क्लास। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो अगड़ी जाति अगड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें करेक्शन की जरूरत है। और करेक्शन ये है बच्चों कि देखो, हो सकता है कोई आदमी बैकवर्ड कास्ट में पैदा हुआ हो, लेकिन मान लो कोई बैकवर्ड कास्ट का व्यक्ति है, पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, वो IAS है, पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस में मेजर है, पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, सूर्य कुमार यादव है। इसलिए सच मानो, आजकल तो हमें युवाओं को सूर्य कुमार यादव जैसे आइडियल बनाने चाहिए, जो प्रतिभाशाली। अब आप कहोगे हम तो सूर्य कुमार यादव शोषण कर रहा है किसी का, ऐसा नहीं होता। तो इफिशियंसी भी साथ चल सकती है। इसलिए हमने कहा था कि समानता कुशलता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, 335 में लिखी गई बात, आर्टिकल 335 में। इसलिए दोस्तों बच्चों कि अब बात ध्यान रखने की है, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में न तो रिजर्वेशन का परसेंटेज है, न तो रिजर्वेशन की मात्रा है, न किसको दिया जाए ये है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल फार्मूले की बात करता है, बेस बता देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मान लो कोई पिछड़ी जाति का है और वो मेजर है, IAS ऑफिसर है, या कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, उसका एनुअल इनकम, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उसका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या उसे भी पिछड़े वर्ग में ही माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। तो ये इसे किसे माना जाए, इसे फिर कहाँ रखा जाए? क्योंकि है तो पिछड़ी जाति का,
यानी जरा सोच के देखो तो बच्चों, पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला हर व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है। वर्ग तो मतलब है इकोनॉमिक स्टेटस जिसका अच्छा हो गया, जो क्लास 1 की जॉब में हो गया, वो कैसा पिछड़ा रहा। इसीलिए आपको हम बता दें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक नया विचार लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इनको क्या कहा जाए, जो मेजर हैं, जो मान लो कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है लेकिन मेजर है, आईएएस ऑफिसर है, या वो उसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन्हें क्या कहा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें कहो क्रीमी लेयर, मलाईदार परत, क्रीमी लेयर। तो आप देखते हो जो मिल्क में क्रीम होता है, क्रीमी लेयर का मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, आर्टिकल में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब है जो बैकवर्ड कास्ट में तो हैं, बैकवर्ड क्लास में नहीं आएंगे, और बैकवर्ड क्लास में नहीं आएंगे इसलिए रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये क्रीमी लेयर इज इक्वल टू अपर कास्ट। और ये भी आप फिर पूछोगे बच्चों कि सर ये बताओ, क्रीमी लेयर बैकवर्ड कास्ट में है या SC ST में। आज तक हमारे यहाँ SC ST में कोई क्रीमी लेयर नहीं है, यानी बैकवर्ड कास्ट में पैदा हुआ व्यक्ति आरक्षण का हकदार नहीं होगा यदि उसके फादर बड़े सेवा में हैं, क्लास 1 सेवा में है, उसका बड़ा बिजनेस है। लेकिन अगर यही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बात की जाए तो वो रिजर्वेशन के लिए हकदार होगा। यानी SC ST के लिए आज भी कोई क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इंडिकेशन दिया है, लेकिन हो नहीं पा रहा है आज तक। जबकि दोस्तों ये बात ध्यान में रखने की है, अगर मान लो कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो IAS बन गया, तो IAS बनने के बाद तो अगड़ा हो गया। यानी रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए है या अगड़ों के लिए, तो आप कहोगे पिछड़ों के लिए है। तो पिछड़ों के लिए है तो भाई अब कोई IAS बन गया तभी पिछड़ा है, IAS नहीं बना था तभी पिछड़ा है, तो अगड़ा कब होगा। ये बात तो ध्यान से सुनने की है। इसलिए हमारे यहाँ दोस्तों जेन्युइन बात कोई करता ही नहीं, जेन्युइन बात कोई नहीं करता। तो पॉलिटिक्स में सब लोग अपने परेशान रहते हैं और इसीलिए सारे विवाद भी होते हैं। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दी इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आरक्षण प्रमोशन में लागू नहीं होगा। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आरक्षण प्रोन्नति या पदोन्नति में लागू नहीं होगा। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आरक्षण प्रोन्नति में लागू नहीं होगा। इसका मतलब है आप कहोगे सर प्रोन्नति में रिजर्वेशन किसको मिल रहा था, तो दैट वाज फॉर SC ST। OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन कभी नहीं मिला। तो ये देखो, ये इंदिरा साहनी केस था और ये केस था लैंडमार्क। 9 जजेस बेंच थी, 9 न्यायाधीशों की बेंच थी, जहां पे डिसीजन दिया गया और ऐसा लगा कि अब रिजर्वेशन के ज़्यादातर डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों हमारे पॉलिटिकल मास्टर तो इसके चैंपियन हैं कि कैसे डिस्प्यूट पैदा किया जाए। अब देखो पॉलिटिकल मास्टर्स ने क्या किया। अब अगर आप पूछोगे सर ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इफ समबडी इज नॉट एग्री, ओनली ऑप्शन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने का एक ही तरीका है, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब आप देखोगे जैसे ये डिसीजन आया उसके बाद कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। इसी आर्टिकल 16 का फिर क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता चला गया, फिर आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन आगे बढ़ता चला गया और वो डिस्प्यूट भी आए। तो दैट इज़ अ इंदिरा साहनी केस। और इंदिरा साहनी के बाद क्या डिसीजन आया, अब जरा देखो। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और पार्लियामेंट ने कहा भाई अब हम अमेंड करेंगे, अब हम इसको हम चेंज करते हैं। अब पार्लियामेंट क्या अमेंडमेंट लेकर आ रहा था,
संविधान संशोधन आरक्षण के बाद कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए? क्योंकि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो कोई अमेंडमेंट तो इसीलिए लाने पड़े कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का डिसीजन दिया था। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 76, और 76 से क्या हुआ? तमिलनाडु के 69% रिजर्वेशन को, द रिजर्वेशन ऑफ तमिलनाडु के 69% रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में रखा गया। 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में शामिल किया गया। इट वॉज पुट अंडर 9th शेड्यूल। पहला काम हुआ, क्योंकि बात ध्यान सुनने के दोस्तों, अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो सरकार पे बाइंडिंग है। ये नहीं, पे देखो, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एडवाइसिंग गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट सलाह थोड़ी देती है। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास कि आप अमेंडमेंट कर दो। तो आप कहोगे सर 9 शेड्यूल क्या है जो पहले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और 9 शेड्यूल इसे लाना पड़ा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 9 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट रख दिया जाएगा उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। बच्चों, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में रख दो, 9 शेड्यूल में रख दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ये कंडीशन नहीं है, अभी कंडीशन बदल गई है। 9 शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका वैसी है जैसे जैसे फिल्म में राजपाल यादव की होती है। आपने कई बार, राजपाल यादव मेरे बहुत प्रिय एक्टर है, और राजपाल यादव जिस फिल्म में देखोगे, हंगामा हो कोई भी हो, उसमें झांक ताक बहुत करते हैं। तो दैट इज रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज मॉनिटरिंग एवरीवेयर एंड दैट इज अ पॉइंट। नाउ 9 शेड्यूल इज नो फ्लाइंग जोन। 9 शेड्यूल कोई ब्लैक होल नहीं है कि जहां कोई चीज़ रख दोगे वहां सुप्रीम कोर्ट झांकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वी आर एलिजिबल टू इंक्वायर एवरीथिंग। तो ये भी बात, अब ये बात नहीं है, लेकिन 9 शेड्यूल में रखा, तमिलनाडु का रिजर्वेशन बच गया। और तमिलनाडु का रिजर्वेशन रखने की जरूरत पड़ी क्यों? बिकॉज इट वॉज एक्सीडेड देन 50%, ये 50% ज़्यादा था। इसको बचाने के लिए फिर ये हमने लिख दिया। दूसरी बात है, अब दूसरी बात कैसे आई? फिर 77th अमेंडमेंट में क्या हुआ? अब क्या कहा गया? प्रोन्नत में रिजर्वेशन चलता रहेगा। 77th अमेंडमेंट से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए जोड़ा गया, और इसमें कहा गया प्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और उन्हें सीनियरिटी भी मिलेगी। इट मीन्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विल बी कंटिन्यूड इन डेज टू कम टू। क्योंकि प्रोन्नत में आरक्षण किसको मिलेगा? शेड्यूल कास्ट सोशल ट्राइब को। आप जानते हो कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलेगा, ओबीसी को नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में इसे रद्द कर दिया गया था, तो पार्लियामेंट ने फिर कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल करते हैं। जबकि अब देखो दोस्तों, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब है कि 2 बैचमेट अगर एक ही ईयर में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो सवाल है कि सीनियरिटी तो यार ज्वाइनिंग से होती है। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब है कि पहले रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति का प्रमोशन होगा। इसका मतलब एक ही बैचमेट जूनियर और सीनियर हो जाएंगे, तो देखने में बड़ी अजीब सी बात है। एक ही बैचमेट जूनियर और सीनियर हो जाएंगे तो क्या हो? प्रोन्नत में आरक्षण बना रहेगा। तो दैट वाज क्लॉज 464A, वो 77th अमेंडमेंट से आया। तो फिर आप देखो, गठबंधन की सरकार ईयर 2000, और गठबंधन सरकार में हर सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समर्थन उनका मिलता रहे। और फिर आप देखोगे, फिर लाया 81st अमेंडमेंट।
81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 81वां संविधान संशोधन। और 81वां संविधान संशोधन क्यों आया? क्योंकि बच्चों जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% है इंदिरा साहनी केस में, वो तो अब बदल गई। अगर रिजर्वेशन की लिमिट 50% है तो अब मान लो कि एस सी के लिए 50 सीट रिजर्व थी। मान लो कुल वैकेंसी 100 थी, तो मान लो इनके हिस्से में वैकेंसी थी 22 या 23। अब 22 वैकेंसी में 22 वैकेंसीज में 7 वैकेंसीज लेफ्ट आउट। तो 2023 में हमने वैकेंसी भरी और इनके सिरे में 22 वैकेंसी थी, और लेकिन वो सारी फुलफिल नहीं हो पाई, 7 इनकी वैकेंट हो गई। तो 2024 में ऑल 7 मस्ट बी रिजर्व। मान लो कि 2023 में जो SC/ST की रिजर्व वैकेंसी थी वो तो थी पूरा 7, इनका हिस्सा 7 था। अब इनका हिस्सा 22 था, 22 था, लेकिन 100 में ये 7 छूट गई, 7 में कैंडिडेट नहीं मिल पाए। अब हमने क्या कर दिया कि चलो वो 7 अगले बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अब वो 7 वैकेंसी अगले साल हम भरेंगे। तो 7 वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी की है, तो ये तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैकेंसी को अगली साल बढ़ा देना, इस साल की वैकेंसी को अगली साल भरा जाना, दैट इज रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड। लेकिन ये सातों के सातों SC/ST को मिलनी चाहिए, वो किसी दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। अब सातों SC/ST को मिलेंगी तो लिमिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी 100%। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा गया BS। इसका मतलब है बैकलॉग वैकेंसी 100% रिजर्व हो सकती है। बैकलॉग रिक्तियों में 50% के लिमिटेशन लागू नहीं होगी। की सीमा लागू नहीं होगी। द 50% लिमिटेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग वैकेंसीज में 50% की सीमा लागू नहीं होगी। इट मीन्स बैकलॉग का मतलब है जो पिछले साल नहीं भरी गई हैं। बैकलॉग का मतलब जो रिजर्व सीट थी, तो वो रिजर्व सीट अगली साल भरी जाएगी, कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। लेकिन कितना परसेंट? 50? नो भाई, 50% का मतलब 3 सीट दो तो 4 दो, तो घटा हुआ उनका। 100% रिजर्वेशन पॉसिबल होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस बात को चेंज करने के लिए 81st अमेंडमेंट आया। 81st अमेंडमेंट आ गया। अब आप देखो, इसलिए अभी बैकलॉग रिजर्वेशन के लिए 100% रिजर्वेशन हो जाता है। और फिर आप जानते हो कि पार्लियामेंट ने कह रखा था कि 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन। और एक खास बात थी, बार बार ये हुआ था कि भाई चलो, जब ये बात आ गई कि प्रमोशन में रिजर्वेशन बना रहेगा, फिर इसी बात के खिलाफ जो जजमेंट आया था वो था नागराजन केस। इन केस ऑफ नागराजन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर अब देखो यही चूहे बिल्ली खेल चल रहा है, दैट इज द रेस ऑफ कैट एंड माइस। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और फिर उसके खिलाफ पार्लियामेंट ने अमेंड नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो प्रोन्नति में आरक्षण हो रहा है वो संवैधानिक है, लेकिन कम से कम ये तो बताया जाए कि जिसको प्रोन्नति में रिजर्वेशन किया जा रहा है वो अभी पिछड़े हैं, स्टिल दे आर बैकवर्ड, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, देयर रिप्रेजेंटेशन इज इनएडेक्वेट, और उसका सेवाओं की कुशलता पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। ये बताए तो, और सरकार के पास कोई डेटा है ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहना है कि भाई रिजर्वेशन ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों लागू कर रहे हो? प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर रहे हो, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधा कहना है SC/ST में भी क्रीमी लेयर लाया जाए। और सच मानो दोस्तों, देखो IAS के बच्चे को रिजर्वेशन मिलना IAS का मजाक है। अभी भी गाँव में कितने गरीब बच्चे बड़े हुए हैं, अभी भी उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, और हम प्रमोशन रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो नागराजन केस आ गया। पाई इनामदार केस क्यों आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, तो फिर 93rd अमेंडमेंट से वो चेंज हो गया।
कल मैंने बताया था। तो 19 अमेंडमेंट आया था। 19 अमेंडमेंट इसीलिए आया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई इनामदार केस में से मना कर दिया था। और लास्टली आप देखते हो कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। फाइनली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट को ला दिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट को ला दिया गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए अब रिजर्वेशन दैट इज 10%। तो दोस्तों ये पूरा डिबेट है रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन पे विवाद क्यों हो गया, रिजर्वेशन क्या प्रॉब्लम आई। तो आप देखोगे कि रिजर्वेशन की मूल प्रॉब्लम एक ही जैसी है। कि प्रॉब्लम क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है, पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। लेकिन रिजर्वेशन होना चाहिए। और हकीकत की बात दोस्तों ये है, अगर कंक्लूजन की बात हम करें, सरकारी सेवाओं की संख्या घटती जा रही है, रिजर्वेशन का वादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हकीकत ये बात है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने क्षमता को दिखा सकें। और हकीकत है कि पॉलिटिक्स में अभी भी स्कूल को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो ये सब शॉर्ट टर्म, ये सब लोगों के लड़ाने के लिए कई बार ये सब चीज़ें आती हैं। आज के लिए इतना ही। अब कोई सवाल पूछना हो तो बच्चों पूछ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कल देखेंगे। तो कल इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लिबर्टी पर आएंगे, क्योंकि आर्टिकल 17, 18 वेरी फैक्चुअल, बहुत सिंपल है। अब जरा कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। मुझे लगता है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं क्वेश्चन आप क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा। थैंक्स लॉट बच्चों, थैंक्स लॉट।